नमस्कार। जब हम भारत की नदियों के बारे में सोचते हैं तो सिर्फ पानी की धाराएं जहन में नहीं आती। ये तो वो जीवन रेखाएं हैं जिन्होंने सभ्यताओं को पाला है, संस्कृति को गढ़ा है और आज भी करोड़ों लोगों की जिंदगी इन्हीं पर टिकी है। तो चलिए आज भारत की इन्हीं जीवनदायिनी नदियों की अद्भुत कहानी में उतरते हैं। और ये बात बिल्कुल सच है। ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं है, बल्कि ये एक गहरी सच्चाई है जो हमें बताती है कि ये नदियाँ इस देश के लिए कितनी ज्यादा जरूरी हैं। सोचिए, ये सिर्फ जमीन को नहीं सींचती, बल्कि हमारी पहचान को भी आकार देती हैं। अच्छा, भारत की इस विशाल नदी प्रणाली को अगर समझना है तो इसे दो मुख्य हिस्सों में बांटना सबसे सही रहता है। और यही बंटवारा हमें उनके जन्म, उनके स्वभाव और उनके हजारों किलोमीटर लंबे सफर की एक अनूठी कहानी सुनाता है। तो देखिए, भारत की नदियों का जो पूरा का पूरा चरित्र है ना, वो दो अलग अलग स्रोतों से बनता है। एक तरफ है हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, एकदम युवा जोशीली, जो ग्लेशियर की बर्फ पिघलने से बनती हैं और इसलिए साल भर बहती हैं। और दूसरी तरफ हैं प्रायद्वीप की पुरानी शांत नदियाँ, जो पूरी तरह से बारिश पर निर्भर हैं, यानी इनका पानी मौसम के साथ घटता बढ़ता रहता है। तो आइए अपना सफर दुनिया की छत यानी ऊंचे हिमालय से शुरू करते हैं। ये वो जगह है जहां से तीन इतनी विशाल नदी प्रणालियां निकलती हैं जो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि हमारे पड़ोसी देशों को भी जीवन देती हैं। तो कौन है ये तीन महानायक? ये हैं सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। सिंधु, जिसने एक पूरी प्राचीन सभ्यता को जन्म दिया, गंगा, जो भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आत्मा है, और ब्रह्मपुत्र, जो अपनी जबरदस्त शक्ति और विशालता के लिए जानी जाती है। जरा ब्रह्मपुत्र की पैमाने की कल्पना कीजिए। इसकी कुल लंबाई है 2900 किलोमीटर। और मजे की बात यह है कि तिब्बत में जहां से ये निकलती है वहां इसे शांत यारलुंग त्सांगपो कहते हैं। लेकिन जैसे ही ये भारत की घाटियों में घुसती है, इसका नाम और इसका अंदाज दोनों ही पूरी तरह बदल जाते हैं। और सिंधु नदी, इसका ऐतिहासिक महत्व तो कमाल का है। क्या हम जानते हैं कि इसी नदी के नाम इंडस से इंडिया शब्द बना? और हाँ, इसी के किनारे दुनिया की सबसे पुरानी शहरी सभ्यताओं में से एक हड़प्पा सभ्यता फली फूली थी। चलिए अब भारत की सबसे पवित्र और सबसे पूजनीय नदी गंगा की ओर चलते हैं और इसके ग्लेशियर से निकलकर सागर में मिलने तक के अद्भुत सफर को देखते हैं। पता है, गंगा की कहानी असल में गंगा के नाम से शुरू ही नहीं होती। इसकी शुरुआत होती है भागीरथी के रूप में। ऊंचे हिमालय में गंगोत्री ग्लेशियर की बर्फीली गुफा से जब एक पतली सी धारा निकलती है, तब वो एक महान नदी बनने का अपना सफर शुरू करती है। और गंगा का जन्म कोई एक घटना नहीं है, ये तो कई नदियों के मिलने की एक पूरी प्रक्रिया है। इसे कहते हैं पंचप्रयाग। विष्णु प्रयाग से कहानी शुरू होती है, जहां अलकनंदा नदी अलग अलग नदियों से मिलती जाती है, और आखिर में देवप्रयाग में जब यह शक्तिशाली भागीरथी से मिलती है, तब जाके जन्म होता है पवित्र गंगा का। और इसकी लंबाई पूरे 2525 किलोमीटर। इसी के साथ गंगा बन जाती है भारत की सबसे लंबी नदी। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस विशाल जमीन का पैमाना है जिसे ये नदी अपनी गोद में समेटे हुए है। तो गंगा सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि एक पूरी की पूरी सभ्यता है। इसे गंगा माता कहकर पूजा जाता है। कानपुर, वाराणसी जैसे बड़े बड़े शहर इसी के किनारे बसे हैं। लाखों किसानों के खेत इसी के पानी से सिंचते हैं। और तो और आखिर में ये ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन बनाती है। तो चलिए अब हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों से नीचे उतरते हैं और भारत के प्राचीन पठारी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जहां की नदियां एक बिल्कुल अलग कहानी सुनाती हैं। जैसा कि हमने पहले भी बात की, यहाँ की नदियों का स्वभाव एकदम अलग है। ये हिमालय की नदियों की तरह बर्फ पर नहीं बल्कि पूरी तरह से मानसून की बारिश पर निर्भर करती हैं। इसीलिए इनका बहाव साल भर एक जैसा नहीं रहता। तो एक नज़र डालते हैं दक्षिण की कुछ बड़ी नदियों पर। देखिए, गोदावरी और कृष्णा से लेकर नर्मदा और कावेरी तक हर नदी की अपनी एक यात्रा है, अपना एक महत्व है। कोई महाराष्ट्र की पहाड़ियों से निकल रही है तो कोई मध्य प्रदेश के पठार से, और अपना सफर बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में पूरा कर रही है। अच्छा, इनमें से एक नदी है गोदावरी। इसे एक बहुत ही खास नाम दिया गया है, दक्षिण गंगा। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों?
ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी विशाल लंबाई और इसके बहुत बड़े बेसिन की वजह से दक्षिण भारत में इसका महत्व उतना ही है जितना उत्तर भारत में गंगा का है। अब यहाँ एक बड़ी मजेदार भौगोलिक बात है। ज्यादातर बड़ी प्रायद्वीपीय नदियां पूरब की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, सही है? लेकिन नर्मदा और तापी ये दोनों जरा अलग हैं। ये उल्टी दिशा में यानी पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में जाकर मिलती हैं। तो हमने इन नदियों के भूगोल और संस्कृति को तो समझ लिया, लेकिन अब एक बहुत जरूरी सवाल का सामना करने का वक्त है कि इनका भविष्य क्या है। सच तो ये है कि हमारी ये जीवन रेखाएं आज बहुत बड़े दबाव में हैं। हमारी ये प्राचीन जीवन रेखाएं आज के जमाने के कई खतरों से जूझ रही हैं। चाहे वो दिल्ली के पास यमुना में बढ़ता प्रदूषण हो या असम में ब्रह्मपुत्र की विनाशकारी बाढ़। कहीं अवैध रेत खनन से नदी का इकोसिस्टम तबाह हो रहा है, तो कहीं कावेरी जैसी नदियों के पानी के बंटवारे को लेकर विवाद हो रहे हैं। ये सारी चुनौतियां असली हैं और लाखों लोगों की जिंदगी पर असर डाल रही हैं। तो आखिर में यही एक सवाल हमारे सामने खड़ा है। ये नदियां, जो हमारे देश की धमनियों की तरह हैं, वो भविष्य की बढ़ती ज़रूरतों का बोझ कैसे उठाएंगी? इनका स्वस्थ रहना सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं है, ये तो सीधे सीधे हमारे अपने भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल है।